हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत या आपका चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी टेट में जो परीक्षा हुई थी 2018 में 2018 यूपी टेट 2018 यूपी टेट क्लास 1 to 5, मतलब कि 1 से 5 तक जो परीक्षा हुआ था 2018 में, उसमें हम बाल विकास 30 क्वेश्चन और हिंदी 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। और अगर आप नेक्स्ट क्लास इसकी चाहेंगे तो जो और विषय हैं जैसे संस्कृत है और पर्यावरण का है और मैथ है और इंग्लिश भी अगर देखना चाहेंगे तो हम उसे प्रेजेंट कर देंगे आपको। अगर आप चाहेंगे तो हम उसको वीडियो अवश्य देंगे आपको दूसरे लेक्चर में। तो दोस्तों, बाल विकास और हिंदी का हम इसमें शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन चलते हैं बाल विकास से, बाल विकास शिक्षा विधि से। तो पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। पशु से श्रेष्ठ है, यहाँ पर हमने टाइप नहीं किया है। पशु से श्रेष्ठ है। बी है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। और सी है संज्ञानात्मक संकार्य। और डी है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो दोस्तों, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि संज्ञानात्मक संकार्य है, संज्ञानात्मक संकार्य है। तो दोस्तों, कोहलर यही सिद्ध करना चाहता था। और हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से आरंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से सीखना चाहिए, शब्दों के निर्माण से सीखना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो नई भाषा हमें सीखनी चाहिए तो नई भाषा सीखनी चाहिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से हमें नई भाषा सीखनी चाहिए। तो नई भाषा को सीखने के लिए हमें अक्षरों तथा शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। शब्दों का तथा अक्षर प्लस शब्द का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए शिशु अवस्था में शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, उसके पश्चात अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। अतः अक्षरों तथा शब्दों के मध्य साहचर्य से नई भाषा सीखी जा सकती है। तो अक्षर और शब्दों के मध्य साहचर्य से ही हम नई भाषा सीख सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? इसमें हम एक और देखें तो ए है केवल विशिष्ट छात्र। बी है सामान्य एवं विशिष्ट छात्र। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के बच्चे शामिल किए जाते हैं? तो उसमें हम देख रहे हैं। तो सी है केवल सामान्य छात्र। और डी है बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र। तो दोस्तों, जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। समावेशी शिक्षा में सामान्य छात्र और विशिष्ट छात्र बैठते हैं। तो दोस्तों, समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालक के साथ सामान्य बालक शामिल होते हैं। समावेशी मतलब कि सामान्य बालक और विशिष्ट छात्र दोनों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ए है निरसता संबंधी दोष, बी है पठन दोष, सी है गणना दोष, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, चौथे में आपका राइट आंसर है सी, गणना
दोष। अब हम आते हैं 5वां क्वेश्चन है समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है ए क्षमता निर्माण का अभाव, और बी है अभिभावकों की भागीदारी का न होना, सी है अलगाव, डी है संवेदनशीलता। तो दोस्तों चौथे में आपका राइट आंसर है सी अलगाव। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कौन सा क्वेश्चन लिया था, यहाँ पर हमने 5वां लिया था, और 5वें में दोस्तों जो राइट आंसर है वह है संवेदनशीलता। तो दोस्तों हमने माफ़ करिएगा, यहाँ पर संवेदनशीलता है, डी आंसर राइट आंसर है। 6वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। एक है व्यवहारात्मक, दैहिक और संज्ञानात्मक और संवेदी। तो जो संवेग का कौन सा तत्व नहीं है, इसमें संवेग का तत्व नहीं है संवेदी। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। और 7वां क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान, अनुपयोग, और अवबोध। यहाँ पर दोस्तों अवबोध कर दीजिएगा आप, अवबोध, और विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बी है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। सी है मूल्यांकन, विश्लेषण, अनुप्रयोग, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। डी है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो दोस्तों जो इसमें 7वें में राइट आंसर है वह है डी। तो जो डी है वह है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो दोस्तों 7वें में आपका राइट आंसर है डी ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अब 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या नहीं है। ये है स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो दोस्तों आपका 8वें में राइट आंसर है ए स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। 9वां है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत था उसे किसके द्वारा दिया गया है। तो इसमें ए है विक्टर बूम, सी बी है मास्लो, और सी है हर्जनबर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर हमने और डी है स्किनर। तो दोस्तों जो 9वें में आपका राइट आंसर है वह है ए विक्टर बूम में विक्टर बूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था। विक्टर बूम ने दिया था अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। विक्टर बूम ने दिया था अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। 10वां क्वेश्चन है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ए है व्यक्तिक, और बी है सामाजिक अंतःक्रिया, सी है सूचना प्रक्रियाकरण, और डी है व्यवहार परिमार्जन। तो दोस्तों जो राइट आंसर है 10वें में वह है सूचना प्रक्रियाकरण। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकरण राइट आंसर है। अब हम आते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है कौशलों में स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशलों में स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। इसमें ए है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। और पी है रेखीय अनुक्रम, सी है शाखीय अभिक्षम, और डी है तैयारी और अर्जन। तो दोस्तों 11वें में राइट आंसर है सी शाखी अभिक्षम। तो दोस्तों शाखी अभिक्रम है इसके प्रतिपादक कौन हैं। नॉर्मन ए क्राउडर।
आपको अगर जानना है तो आप जान सकते हैं कि इसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर इसके प्रतिपादक हैं। नॉर्मन ए क्राउडर इसके प्रतिपादक हैं, जिसमें प्रत्येक छात्र पद से सही उत्तर का चुनाव करते हुए अन्य पद तक पहुंचता है। इसमें पद से सही उत्तर का चुनाव करते हुए अन्य पदों तक पहुंचता है, जिसमें वह अपनी त्रुटियों का स्वयं निदान कर सकता है। इस पद एक पद देखेंगे, फिर त्रुटियों को देखेगा, अगर सही है तो आगे बढ़ेगा, त्रुटि है तो सुधारेगा। इस प्रकार से दोस्तों वह सुधार करता है। इसलिए कौशल में स्थानांतरण के लिए नॉर्मन ए क्राउडर का जो सिद्धांत है साखी अभिचम उसे दिया है। तो नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया है साखी अभिचम का सिद्धांत। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखते हैं, ए है सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। बी है निश्चित अनिश्चित से निश्चित की ओर। सी है दृश्य से अदृश्य की ओर। डी है निगमन से आगमन की ओर। इसमें जो 12वें में आपका राइट आंसर है डी। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आपको ध्यान देना है कि नहीं पूछा गया है यहाँ पर, तो नहीं पूछा गया है इसलिए यहाँ पर डी है। डी आंसर राइट है। निगमन से आगमन की ओर आपका शिक्षण सूत्र नहीं है। और 13वां है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो दोस्तों माइक्रो टीचिंग का जो चक्र का प्रथम पद होता है क्या होता है? ए है प्रतिपुष्टि, और बी है शिक्षण, सी है योजना बनाना, डी है प्रस्तावना। इसमें जो 13वें में आपका राइट आंसर है वह है डी। डी है राइट आंसर। तो दोस्तों जो यहाँ पर 13वें में हमने राइट आंसर है वह है सी, योजना बनाना। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रक्रिया चरण है पहला है वह है योजना बनाना। तो योजना बनाना पहला चरण है। अगर हम देखें तो इसमें हम पाठ्य योजना, एक है पाठ्य योजना, और हम दूसरा देखें तो दूसरा कह सकते हैं माइक्रो टीचिंग, सी है। तीसरा है आलोचना, और चौथा देखें तो पुनः पाठ का निर्माण किया जाता है, फिर पुनः शिक्षण किया जाता है, फिर पुनः आलोचना किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका क्रम होता है। अब हम आते हैं 14वें में है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। पृथक्करण, अनुप्रयोग, सी तुलना, डी अन्वेषण। 14वें में आपका राइट आंसर है डी अन्वेषण। अवबोध स्तर में जो शिक्षण शामिल होता है अन्वेषण होता है। अब हम आते हैं 15वां है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्र की भागीदारी बढ़ेगी। इसमें दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ दिया, यहाँ तक प्रश्न है जो इसमें ए है जब खंड व संकुल की भागीदारी बढ़ेगी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। तो इसमें सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों इसमें कूट के माध्यम से दिया गया है, तो कूट के माध्यम से जो इसमें राइट आंसर होगा, यहाँ पर हम 15वां क्वेश्चन है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी होगा, क्या होगा? विकेंद्रीकरण तभी होगा शैक्षिक सुधारों में। इसमें है ए और 3, ए और 2, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 2 और 3। जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है डी। जो डी आपका राइट आंसर है, 1, 2 और तीनों सही है। तो मतलब तीनों कथन सही हैं, जो भी कथन दिए गए हैं वह सभी कथन सही हैं। दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ए है दृष्टि स्पंदना, सी है, बी है स्पर्श संवेदना, और सी है ध्वनि संवेदना, डी है प्रत्यक्षण संवेदना। तो 16वें में आपका राइट आंसर है सी, ध्वनि संवेदना द्वारा वह अपनी प्रतिक्रिया को स्पष्ट करेगा, अनुक्रिया को स्पष्ट करेगा। 17वां है, जान पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है?
प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था क्या होती है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 साल से 7 साल, 5 साल से 8 साल। जो जॉन पियाजे के सिद्धांत की प्रक्रिया प्राक संक्रियात्मक की अवस्था होती है वह होती है, तो दोस्तों जिसमें सी है वह है 2 से 7 साल। तो 2 से 7 साल प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसमें प्राक संक्रियात्मक अगर हम और देखें, प्राक संक्रियात्मक में होता है प्राक संप्रायात्मक और उसका जो होता है प्राक संक्रियात्मक का होता है 2 से 4 साल तक, और एक और होता है जिसे हम कहते हैं अंतरदर्शी अवधि। अंतरदर्शी अवधि कितनी होती है? 4 से 7 साल, 4 से 7 साल तक होती है। और जो इसमें प्राक संक्रियात्मक पूछा गया है उसका कितना है? उसका है, कहाँ है, ये है, इसका 2 से 7 साल तक होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बांटेंगे प्राक संक्रियात्मक अवस्था को, इसमें 2 अवस्थाएं हैं, एक है प्राक संप्रायात्मक और दूसरा है अंतरदर्शी। तो एक है 2 से 4 प्राक संप्रायात्मक जो है, और अंतरदर्शी है जो अंतरदर्शी है वह 4 से 7 है। इसलिए हम इसे एक में कर मिलाएं तो 2 से 7 साल होता है, 2 से 7 साल तक। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की अवस्था नहीं है? बौद्धिक विकास की अवस्था नहीं है। ए है भविष्य की योजना की सूझबूझ, बी है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, सी है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, डी है काल्पनिक भयों का अंत। काल्पनिक भयों का अंत, भय मतलब डर। तो दोस्तों इसमें जो 18वें में आपका राइट आंसर है वह है ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ। 19वां है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? जो कौन सी मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? इसमें ए है पावलोव, और बी है बिने, सी है चमास्की, डी है मास्लो। जो 19वें में आपका राइट आंसर है वह चमास्की जो हैं एक भाषा विज्ञानी थे। तो दोस्तों चमास्की इसमें आपका राइट आंसर है, मतलब सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों चमास्की ने अपने सिद्धांतों में भाषा विकास के धनात्मक पहलू पर अधिक बल दिया। धनात्मक पहलू पर अधिक बल दिया है। और दोस्तों जो इसमें पहले बच्चे द्वारा है वाक्य विन्यास के नियम को सीखने पर क्षमता पर आधारित है। तो दोस्तों चमास्की जो हैं एक भाषा विज्ञानी हैं, भाषा विद्वान हैं। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? थार्नडाइक ने दोस्तों अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? ए है संज्ञानात्मक अधिगम, और बी है अधिगम के प्रयास एवं भूल, सी है संकेत अधिगम, डी है स्थान अधिगम। तो दोस्तों थार्नडाइक ने जो अपने सिद्धांत को किस शीर्षक माध्यम से समझाया था, तो उसमें जो है उन्होंने अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत समझाया था। अधिगम के प्रयास एवं भूल। अब हम आते हैं 21वां है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग विलंब विकास से संबंधित है? ए है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 6 है बी है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, और सी है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, और डी है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो 21वें में आपका राइट आंसर है सी, 8 से 10 वर्ष। 8 से 10 वर्ष। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? पियाजे के
संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पर तृतीय अवस्था पूछा गया है। तो दोस्तों तृतीय अवस्था है, देखते हैं इसमें क्या है। औपचारिक संक्रिय अवस्था, बी है पूर्व संक्रिय अवस्था, सी है मूर्त संक्रिय अवस्था, डी है संवेदनात्मक गामक अवस्था। संवेदनात्मक गामक अवस्था, जो आपका इसमें सही आंसर है वह सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों पियाजे ने जो संक्रियात्मक अवस्था बताई है 7 से 11 वर्ष तक की आयु की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। तो दोस्तों पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है उनके अनुसार 7 से 11 वर्ष की है। अब हम आते हैं 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो दोस्तों अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिकों कारक में कौन से शामिल नहीं हैं। ए है अधिगम की इच्छा, बी है प्रेरणा, और सी है रुचि, और डी है विषय वस्तु का स्वरूप। तो दोस्तों जो इसमें सही आंसर है वह है डी है विषय वस्तु का स्वरूप संक्रियात्मक मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो इसमें सामाजिक मूल्य कौन सा है। ए है सहायता परक व्यवहार, बी है प्राथमिक लक्ष्य, सी है मूल प्रवृत्ति, डी है आक्रामकता की आवश्यकता। तो 24वें में जो राइट आंसर है वह है सी, ए सहायता परक व्यवहार सामाजिक मूल्य नहीं है। जो दोस्तों सहायता परक जो व्यवहार है वह सामाजिक मूल्य है। सामाजिक मूल्य कौन सा है, सहायता परक, ए इसमें राइट आंसर है, बाकी ये नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्य अन्वेषण साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। यहाँ दोस्तों आपको 25 बना लेना है। 25वां क्वेश्चन है ये, पाश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। इसमें ए है स्वतः शोध, और बी है एल्गोरिदम, और सी है मानसिक वृत्ति, और डी है प्रक्रियात्मक स्थिरता। इसमें आपका राइट आंसर जो है वह है स्वतः शोध, ए स्वतः शोध साधन साक्ष्य विश्लेषण का उदाहरण है। 26वां है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है। स्किनर ने कहा है, रॉस ने कहा है, एबिंगहास ने कहा है, इनमें से कोई नहीं। तो जो कथन है या कथन दिया गया है किसके द्वारा, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, इनका विकल्प नहीं है इसमें तो। और दोस्तों जो इसने दिया था इस कथन को, उनका नाम है गिट्स नाम है उनका, गिट्स ने ये कथन दिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट है दोस्तों सॉरी माफ़ करिएगा, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा थायरॉइड के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा थायरॉइड के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ए साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। 27वें में आपका राइट आंसर है ए आपका राइट आंसर है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। 28वां क्वेश्चन है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूलन पर बल देता है, तर्क पर देता है, और व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, तार्किक, लॉजिक और बिहेवियर थिंकिंग। तो दोस्तों जो 28वें में आपका राइट आंसर है
28वें में आपका राइट आंसर है बी, व्यवहार पर बल देता है। व्यवहार पर अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत बल देता है। 29वां है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? इसमें है एक समीपस्थ अनुबंधन और है नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। तो दोस्तों 29वें में आपका जो राइट आंसर है वह है बी, नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन, बी इज द राइट आंसर। और हम आते हैं 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम की एक विशेषता नहीं है, उसे आपको बताना है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बी है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। सी है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। डी है अधिगम एक लक्षणमुख प्रक्रिया है। अधिगम एक लक्षणमुख प्रक्रिया है। जो 30वें में आपका राइट आंसर है वह है ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन 30 का 30 क्वेश्चन जो 2018 में टेट की परीक्षा में, टेट 2018 में पूछा गया था बाल विकास और शिक्षण से, उससे हमने 30 का 30 क्वेश्चन पूरा कर दिया है। तो दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है हिंदी। तो दोस्तों हिंदी पर आते हैं। हिंदी हम देखते हैं और इसमें हम देखते हैं हिंदी जो भाषा का है। अब देखते हैं इसमें पहला है प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ए है प्रा उपसर्ग का, दूसरा है बी है प्राग और सी है प्राग, डी है प्रगति। जो इसमें ए है तो दोस्तों जो ए आपका इसमें जो बी राइट आंसर है बी है प्राग। इसमें आपका बी इज द राइट आंसर, प्राग। प्राग उपसर्ग प्रागैतिहासिक में उपसर्ग है। दोस्तों तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास जानते हैं, तुलसीदास एक नाम भी है, तुलसीदास एक कविता भी है। यह लिखा गया है अज्ञेय के द्वारा, अज्ञेय। दोस्तों इनका नाम बहुत बड़ा है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। अब हम आते हैं, नहीं दोस्तों इसमें जो उनके रचना है वह है त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की कविता है तुलसीदास। तुलसीदास। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी की एक कविता और है जिसका नाम है भिक्षुक। वह आता दो टूक कलेजे लेकर पछताता। आप भी इसे सुने होंगे, अपनी पौराणिक कक्षाओं में जरूर है, ये पढ़े होंगे आप लोग। अब हम आते हैं 33वां क्वेश्चन है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? वही धनकार, वही धन आकार, बहिर्धनकार, बहिर्धनकार। जो बहिष्कार का संधि विच्छेद है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? ए बहिधनकार, बहिधनकार। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हर्षौद की है। और सी है रामधारी सिंह दिनकर की है। और श्रीधर पाठक की है। तो इसमें दोस्तों जो ये कविता है, जो इस रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और मैथिली शरण की अगर रचना हम देखें तो मैथिली शरण की है साकेत, साकेत। और हम इसमें देखें तो रामधारी सिंह दिनकर की एक है रचना है उर्वशी, उर्वशी। और श्रीधर पाठक के ही। चलिए आगे चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको पुल्लिंग शब्द का पहचान करना है। ये है पखावज, पहिया, लिखावट, मंझधार। जो इसमें पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है कौन सा? पहिया। पहिया आपका पुल्लिंग शब्द है, पहिया।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों इसमें नेक्स्ट है 36 से लेकर के 37 तक गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। देखिए हम गद्यांश पढ़ते हैं तब आपको उत्तर स्पष्ट करते हैं। ये पूछा गया था 2018 की टेट की परीक्षाओं में। तो देखते हैं इसमें हम पढ़ते हैं क्या है। इसको जूम आउट कर लेते हैं अच्छी तरीके से ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए अब पढ़ते हैं। अस्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। संप्रेषण कला है और जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर स्वामी बना लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने संप्रेषण कला का विकास किया या उसने विश्व धर्म सम्मेलन में जो 1893 में उन्होंने शिकागो में भाषण दिया था, संबोधन दिया था। विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित कर और मोहित कर दिया। तो दोस्तों ये 1893 में जो भाषण दिया था शिकागो में, उसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई है क्योंकि वो भाषण आज तक अमेरिका वासियों के दिल में और भारतवासियों के दिल में गूंजता है। जो संप्रेषण कला क्या नहीं है, तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है 36वां क्वेश्चन यही है कि संप्रेषण कला क्या नहीं है। प्रभावी भाषा नहीं है और अलंकरण नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, विचारों और भावनाओं का व्यक्त करना। जो इसमें आपका राइट आंसर है 36वें में, तो 36वें में जो आपका राइट आंसर है वह है बी, अलंकरण है। अब हम आते हैं 37वां है संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। संप्रेषण कला का विकास अभ्यास के द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ पर कहा जाए, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि देखिए एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता, संप्रेषण कला विकास क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अभ्यास पर बल दिया जाना है, अभ्यास पर बल देने की बात की जा रही है। और हम आते हैं 38वां है निम्न में से कौन सा व्यंजन संयुक्त नहीं है। तो दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट 38वां है कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसमें है त्र या छ और इसमें एक है ज्ञा। संयुक्त व्यंजन मतलब कि दो जोड़ से न बनता हो, दो जोड़ से न बनता हो। तो इसमें है 38वें में जो सही आंसर है वह है बी, या जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है क्योंकि यह अकेले बनता है जबकि ये सब दो शब्दों से मिलकर बने हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन होते हैं या संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब हम आते हैं 39वें पे। 39वां है मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। 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 ए है बहुब्रीहि और बी है द्विगु और सी है कर्मधारय, डी है द्वंद्व। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वह है ए, बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। अब हम आते हैं 40वां क्वेश्चन है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलन का हुआ है, अल और दोस्तों इसमें जो हार लगा है प्रत्याहार और इसमें है अलम। तो दोस्तों अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलंकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अलंकार में। 41वां है यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का परिचय दीजिए। गुणांक विशेषण एक वचन, गुणांक विशेषण पुस्तक विशेषण है एक वचन
और सानभिक विशेषण पुस्तक विशेष, सर्वनाम एकवचन स्त्रीलिंग, संबोधन अव्यय। 41वें में जो आपका राइट आंसर है बी है, सानभिक विशेषण पुस्तक विशेष है। अब हम आते हैं 42वां है, विशेषण शब्द का विलोम होगा। विशेषण शब्द का विलोम होगा व्याख्या, विवेचना, संश्लेषण, विभाजित। जो विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा संश्लेषण, संश्लेषण विश्लेषण। अब हम आते हैं 43वां क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। मूर्धन्य, कंठ्य और दंत्य, अनुशासिक। जो जीभ लगाने से ऊपर, दांतों के ऊपर जीभ लगाने से प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं दंत्य, दंत्य। 44वां है, निम्नलिखित में से कम व्यंजन कौन से हैं। कौन इसमें दोस्तों एक मिनट क्लियर कर देते हैं कौन सा है। इसमें जो 44वां है उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन दोस्तों, उष्म व्यंजन यहाँ पर बताना है, कम व्यंजन नहीं, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन सा है। इसमें है चा छा जा, चा छा जा, सा पा सा, आ बा सा, या रा ला सा। जो उष्म व्यंजन इसमें है दोस्तों, उष्म व्यंजन है, इसमें उष्म व्यंजन है बी वाला, मतलब सा पा सा उष्म व्यंजन है। अब हम आते हैं 45वां है, अत्यधिक का विलोम क्या होगा। अत्यधिक का विलोम क्या होगा। अत्यधिक का विलोम आप लोग जानते होंगे, बी है, ए है अनधिगत, अत्यल्प, अत्यधिक और डी है अनधीन। जो इसमें आपका सही है और सही है कौन सा, कौन सा सही है, बी अत्यल्प, अत्यल्प मतलब बहुत कम। 46वां है ऋतु का विलोम होगा। ऋत का विलोम होगा, ऋत का विलोम होगा दोस्तों, ये सही है। ऋत का विलोम होगा विकीर्ण, अनृत और वक्र, अनैक्य। इसमें जो सही आंसर है वह सही आंसर है बी अनृत। 47वां है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, सन, सम, शक, शंख। जो 47वें में राइट आंसर है वह है बी, मतलब सम संकल्प में उपसर्ग लगाया गया है, सम। 48वां है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाषावाच्य और अन्य। कृतवाच्य में कर्ता, कर्म में कर्म, भाषा में भाषा और अन्य क्या है देखते हैं। 48वें में जो आपका राइट आंसर है वह है कर्मवाच्य। मुझसे खड़ा नहीं हो जाता क्योंकि यहाँ पर कर्म की बात हो रही है, इसलिए कर्मवाच्य होगा। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। लुगाई लावा, लोग लोग, आंत आंत्र और आया आय देश। जो इसमें सही आंसर है वह कौन सा है, लुगाई लावा का, लुगाई लावा। इसमें तत्सम तद्भव का मेल नहीं है। 50वां है, लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। दोस्तों इसमें एक तरफ लेखक का नाम दिया गया है, एक तरफ लेखक हैं और एक तरफ रचना है। स्कंदगुप्त की है नारायण मिश्रा, स्कंदगुप्त की नारायण मिश्रा। संस्कृति 4 अध्याय किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने। रसक रंजन भजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अशोक के फूल लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो इसमें आपका गलत आंसर है वह है ए, स्कंदगुप्त नारायण मिश्र नहीं लिखा है दोस्तों, स्कंदगुप्त लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है स्कंदगुप्त। अब हम आते हैं 51वां क्वेश्चन है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों कवि और उसकी रचना का जोड़ा यहाँ पर कवि हैं, कहीं पर उल्टा दिया है। परिमल किसने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। परिमल किसने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, राइट है, इसमें गलत नहीं है। शिवराज भूषण ने भूषण लिखा है, सही है। शब्द रसायन देव ने लिखा है, सही है। उद्धव शतक भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं लिखा है, उद्धव शतक भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं लिखा है। तो इसमें डी आंसर गलत है, तो डी सही है।
52वां क्वेश्चन है लेखक और उनकी कृति। लेखक और उनकी कृति को आर्यों का आदिदेश संपूर्णानंद, आर्यों का आदिदेश संपूर्णानंद, योर से गंगा राहुल संकृत्यायन। तो दोस्तों राहुल संकृत्यायन है यहाँ पर। और सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, और दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र गुप्त। जो इसमें लेखक और उनकी कृति में कौन गलत है, इसमें गलत जो है वह है डी, दर्शन और दिग्दर्शन रामचंद्र गुप्त वाला। अब हम आते हैं 53वां, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हाँ मेरा यही विचार है, बी है यह ईमानदार परिश्रमी कर्म और बदमाशी है, और सी है उसके पास धन, उसके पास धन वैभव, धन और वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। और डी है आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। जो इसमें आपको बताना था कि कौन सा विराम चिन्ह का गलत प्रयोग किया गया है। तो जो इसमें विराम चिन्ह है, उसमें जो विराम चिन्ह है उसमें ए में गलत किया गया है दोस्तों। यहाँ पर हाँ यही मेरा विचार है, इसमें गलत किया है। अब हम आते हैं 54वां क्वेश्चन है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। सनातन, चिरंतन, शाश्वत, अधुनातन। जो 54 में राइट आंसर है वह है डी, अधुनातन अर्थ और प्रकृति का भिन्न है। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन, सनातन। तो इसमें जो अर्वाचीन का विलोम होगा, अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन, अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन। अब हम आते हैं 56वां है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। विभीषण, बिरहड़ी, गृहड़ी, जगत गुरु। जो 56वें में आपका जो अशुद्ध है वह है बिरहड़ी। 57वां है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। 57वें में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। 57वें में जो गलत है कौन सा गलत है, सी, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना। अब दोस्तों 58वां है मेरी भव बाधा हरी, राधा नागज सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्रुत होई। जो उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, श्लेष, अनुयोक्ति, यमक, रूपक। जो 58वें में राइट आंसर है वह है श्लेष। तो दोस्तों श्लेष अलंकार है मेरी भव बाधा हर और राधा नागर सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्रुत होई। श्लेष अलंकार है, इसमें ए इज द राइट आंसर। 59वां है गौशाला में कौन सा समास है। तो दोस्तों गौशाला में कौन सा समास है आपको ये बताना है। गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में जो समास है वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास गौशाला में है। देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देशभक्ति में समास है। दोस्तों यहाँ पर हमने ज़्यादा हमने पूरा सॉल्व नहीं कराया है, क्यों हमने केवल ऑप्शन बताया है आपको, जहाँ बहुत ज़रूरी था हमने वहाँ पर बताया है आपको। तो इसलिए आपको ये वीडियो एक बार में 2 बार में देखना चाहिए, 1 बार 2 बार, आप तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आप 2018 की जो ये परीक्षा है रिपीट तो जल्दी नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आपको बेसिक नॉलेज भी पता चल जाएगा कि क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न होता है आपको 5 से 10 साल तक प्रीवियस ईयर जरूर देखना चाहिए। पेपर जो परीक्षाएं हुई हैं प्रीवियस ईयर की, आप आंसर पेपर भी ले सकते हैं, इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं टेट की। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारा दूसरा वीडियो अगर इसको देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें अन्य विषयों का भी और प्रीवियस ईयर का अन्य पेपर भी करवाइए, तो मैं आपको अवश्य प्रोवाइड करा दूंगा उसे। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।